अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज और इस असना में कि इलेक्शंस की डेट का हक किसका है, किसको इख्तियार हासिल है। इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है, सुप्रीम कोर्ट ने डेट देनी है, सदर आरिफ अलवी ने डेट देनी है। अब इसी पर हम बहस कर रहे थे कि अब हमें पता चल गया है कि एक डेट अनाउंस कर दी है नून लीग ने, और उनके जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने अपनी वापसी की डेट बता दी है और वो है 21 अक्टूबर। इंटरेस्टिंगली ये 21 अक्टूबर की जो डेट है, हम पहले 15 अक्टूबर सुन रहे थे, अब ये 21 की डेट है। अब ये 21 क्यों है? अब इस पर भी मजीद सवाल उठेंगे, लेकिन इन सवाल का जवाब आज प्रोग्राम में ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शंस का जो पेश खेमा नजर आ रहा है, वाकई क्या नवाज शरीफ साहब जब जैसे ही कदम रखेंगे या मुल्क में आएंगे तो इलेक्शंस का इंडिया ये होगा, या फिर ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो इसकी कोई फैसला कर जाएंगे, या फिर आने वाले चीफ जस्टिस के ऊपर ये बोझ डाला जाएगा और उनको आजमाया जाएगा। लगता तो यही है कि शायद सदर साहब अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा मोहतात है, ताकि शायद कोई नजला जो है न मौजूदा चीफ जस्टिस की बजाय आने वाले चीफ जस्टिस पर पड़ सके। हो सकता है कि ये तमाम तर सख्त तरीन फैसले उनके जिम्मे में आए, और अगर उनके जिम्मे में आते हैं तो क्या फैसले होंगे ये देखना बाकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक्चुअली में इलेक्शंस की मुहिम, अपनी कैंपेन जो है वो शुरू कर चुकी है। आपको पता है बिलावल भुट्टो साहब और आसिफा भुट्टो साहिबा साथ साथ मौजूद नजर आए, अवाम के दरमियान नजर आए और कह रहे हैं कि आगे पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग आज उन्होंने एक पॉइंट उठाया है। बिलावल साहब ने क्या फरमाया, जरा वो भी सुन लेते हैं। अफगान हुकूमत नया बन रहा था तो उस वक्त इसने पाकिस्तान के बॉर्डर्स ना सिर्फ उन शहरियों के लिए चले, सालेम वालों को तो बनता है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है, मगर वो दहशतगर्द जो उनके जेलों से फरार होके यहाँ आए उनको आबाद करने का प्लान बनाया था। क्या जो जनरल फैज साहब था और जो इमरान खान साहब था, या जो भी इस प्लान में इन्वॉल्व थे, इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि अगर वो साबिक टीटीपी, साबिक अलकायदा को मेरा फाटा के इलाके में फिर से आबाद करेंगे तो कितना देर लगेगा उनको हमारा कराची पहुंचने तक? क्या उनको अंदाज़ा नहीं था? क्या टीटीपी वाकई जो प्री सेटल करने जा रहे थे और जनरल फैज हमीद के ऊपर उन्होंने, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर इशारा किया है, इशारा क्या पूरी उंगली रखती है, लेकिन ये उंगली तो पहले भी उठी है। क्या इस उंगली को उठाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि उंगली उठाना है, या फिर कोई बाकायदा कार्रवाई भी करनी है, किसी को कटहरे में भी लाना है? और ये अगर रीसेटलमेंट हमारे गले पड़ गई तो ये किसका कसूर है? और इसको अब थ्रेटनिंग सिचुएशन ये है कि अभी भी चित्राल के जो मामला हैं वो थोड़े से सख्त ही नजर आ रहे हैं, झड़पें हुई हैं। अब हम दुआ ही कर सकते हैं कि इस मुल्क में कोई बेहतरी की राह निकाली जा सके, और अगर सेनेट कोई इन कैमरा ब्रीफिंग करवा ले तो उनको ये डबल जिम्मेदारी है उन पर, क्योंकि सेनेट इस वक्त काम कर रही है और तो कोई इस वक्त आईनी इदारा जो है कम से कम पॉलिटिशियंस के हवाले से कोई सामने नहीं आता। तो सेनेट पर ये दोहरा बोझ है, क्या इसको सहार सकेगी या नहीं, इस पर भी बात करेंगे आगे जाके प्रोग्राम में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शहनाज रजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया शहनाज साहब, आई होप आपकी सेहत ठीक है, आपके लिए दुआ गो है। और साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जी शुएब शाहीन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर हमारे लिए वक्त निकाला। शाहीन साहब आपसे शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्शन की डेट देने का एक बड़ा मुअम्मा है कि डेट अगर तो सदर ने देनी है और आईनी हक उनको हासिल है तो फिर ये आईनी हक इस्तेमाल कर लें। अब हम कल से सुन रहे हैं अब आई कि अब आई कि अब आई तारीख, क्या हुआ है? कोई मुलाकातें जो जुम्मे के एक एक मुबारक रोज हुई थी, उससे कोई अफिलिएशन तो नहीं चेंज हो गई अलवी साहब की? कहीं आपको ये शक तो नहीं है कि अलवी साहब ने किसी और पार्टी के साथ कोई हाथ मिला लिया है, या वाकई आपका प्रेशर उन पर पड़ नहीं रहा? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब वो आइनी सरबराह बने, यानी सदर पाकिस्तान बने, तो उनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो एक मुल्क के आइनी सरबराह हैं, उनका सियासत से ताल्लुक़ कोई नहीं होता। दूसरी बात देखें, आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 बड़ा वाज़ेह और क्लियर है, जिसकी इंडिकेशन उन्होंने इस तरह दी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा कि जनाब आएँ और मेरे साथ मुशावरत करें ताकि हम डेट दे सकें, वो डेट दे सकें। यानी दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने तो खैर बहुत ही गलत किया, उन्होंने ख़त लिख दिया कि जनाब आपसे मैं नहीं मिलता, और साथ ही सेम डे उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात रख ली। तो ये तो खैर उनकी बहुत ही गलत हरकत थी, जिसको बहुत गलत अंदाज से देखा गया। दूसरी तरफ लॉ मिनिस्टर ने जो उनको ओपिनियन दी है वो भी आइन के बरक्स है। अब इसके ऊपर तो कोई दूसरी राय नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो कि 1 मार्च 2023 की जजमेंट है, उसके मुताबिक ये अख्तियार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का है कि वो डेट अपॉइंट करें। अगर वो नहीं देते हैं
तो हम समझते हैं कि ये उसी तरह का जुर्म होगा जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पिछले 9 महीने में इलेक्शन की तारीख ना दे के, इलेक्शन कंडक्ट ना करा के जमहूरियत को डिरेल किया है, आइन की पामाली की है, ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है। ये सब गैर आइनी और गैर कानूनी काम आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान को फौरी तौर पर, अभी भी देखें 52 से 54 डेज़ लगते हैं इलेक्शन कमीशन को अपना शेड्यूल देने में, उसके मुताबिक अभी टाइम मौजूद है, यानी तकरीबन आपके पास 58 डेज़ अभी भी मौजूद हैं। तो फौरी तौर पर इनको डेट दे देनी चाहिए तो ताकि 90 डेज़ में इलेक्शन हो। और ये कोई भी बाकी हीले बहाने जो भी किए जा रहे हैं वो सारे के सारे गलत हैं। और या अगर वो बिल्कुल ही समझते हैं कि नहीं जनाब वो मुतमैन हो गए हैं लॉ मिनिस्ट्री से, या मुतमैन हो गए हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खतूत से, फिर वो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भेजें कि जनाब ये डेट देने का अख्तियार क्या मेरा है या इलेक्शन कमीशन का है। और इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेक्शन 57 सब सेक्शन 1 में जो तरमीम आई है, जो प्रेसिडेंशियल पावर दे दी गई हैं, उसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि आइन वैसे भी आइन के ताबे होता है, कानून कोई भी हो, जो आइन का दिया हुआ पावर है, आइन की मैं आपकी बात काबुल सुन रही हूँ। एक है। मिनट अगर आप इजाजत दे दें, एक इजाजत दे दें, क्योंकि आपका बहुत एंडलेसली आप बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं इंटरप्ट ही करना चाहिए। लेकिन शाहीन साहब, आपने कहा सियासी वाबस्तगी नहीं होती सदर की। ये सियासी वाबस्तगी तो तब भी थी जब पुलिस लाइंस में इमरान खान से मिलने गए थे, जब उनको ये थोड़ी बहुत जमानत मिली थी गुड टू सी यू वाले मामले के बाद। फिर हमने देखा कि जनाब चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए वो लाहौर आते हैं। तो अब या तो उनकी सियासी वाबस्तगी नहीं थी तो और पार्टी से भी मिलते जाके और मामला में भी साथ बैठ जाते, किसी को अपने पास बुला लेते। तो ये तो उन्होंने पार्टी को तो बिल्कुल डेफिनेटली पोजीशन किया, लेकिन अब वो लग रहा है पार्टी की पोजीशनिंग पे फॉलो नहीं कर रहे। मुझे तो आप ये पॉइंट आउट कर रहे हैं जो मुझे नजर आ रहा है, जो नजर नहीं आ रहा वो बता दीजिए क्या हुआ है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्यों नहीं सुन रहे अलवी साहब पार्टी की? पहली बात तो यह है कि जब आपका सारी पॉलिटिकल पार्टीज पीडीएम के ताबे थीं, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, उनके प्राइम मिनिस्टर ने नाम जब भेजा तो वाहिद अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी थी, वो थे इमरान खान और पीटीआई, इसलिए उनके साथ कंसल्टेशन ज़रूरी थी। एक सारी पार्टियां आज भी एक तरफ थीं इक़्तिदार के आखिरी दिन तक। आज क्या करते हैं ये अलग बात है। दूसरी बात, आप जो ये कह रहे हैं कि वहाँ मिलने चले गए, देखें क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि क्या किसी भी प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर सदर पाकिस्तान यानी आइनी सरबराह को ये अख्तियार हासिल है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह से मिलें, किसी से मुशावरत करें आइन और क़ानून के दायरे में रह के, और उन्होंने हमेशा आइन और क़ानून की पासदारी के लिए काम किया है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि अब वो क्यों नहीं कर रहे, देखिए दो ऑप्शन हो सकती हैं। एक है उनको एक्चुअली ख़तरा है कि जो कुछ वो करने जा रहे हैं उसमें इबहाम है उनको, और उस इबहाम का तरीक़ाकार तो मौजूद है कि आप सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस ले के फ़ैसला कर दें, या उनको आइन के मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए 48(5) के तहत, फौरी तौर पर डेट देनी चाहिए, और उस डेट के मुताबिक पाबंद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कराने का। अगर वो नहीं करेगा फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये मैं आपको बताऊं सदर की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये उसकी जिम्मेदारी है, सिर्फ अख्तियार नहीं है कि ये मेरा अख्तियार है मैं चाहूँ करूँ चाहूँ ना करूँ, उसकी जिम्मेदारी है आइन के ताबे। यानी आइन की अगर वो शिक के ऊपर अमल नहीं करते हैं तो ये गलत इकदाम है, गैर आइनी हरकत है। लेकिन उनका ना करना गैर आइनी है, करना तो उनकी ऑब्लिगेशन है, वो आइनी जिम्मेदारी अदा करेंगे अगर नहीं करें वो, अगर वो डेट देंगे। ये अलग बात है कि पीएमएलएन को बड़ी तकलीफ हुई कल कि जनाब इलेक्शन अगर होगा, इलेक्शन की तारीख हो जाएगी तो अदम इस्तेकाम हो जाएगा। कमाल की बात है, ये कैसा पाकिस्तान की जमहूरी ताकत है, ये जमहूरी अपने आप को कहते हैं, जो ये समझते हैं कि जनाब अगर अदालत ने प्रेसिडेंट ने तारीख दे दी इलेक्शन की तो वो अदम इस्तेकाम की तरफ जाएगा। भाई दुनिया पूरी में इस्तेकाम ही तब आता है कि जब बेयकीनी अनसर्टेनिटी खत्म होती है, जब इलेक्शन होते हैं, जब इलेक्शन की डेट आती है। इस वक्त गैर यकीनी क्यों है? बात करेंगे फिर दोस्त आशिक आबाद साहब भी हम ज्वाइन करेंगे। होल्ड ऑन टू दैट थॉट। शैला रजा साहब फर्स्ट मौजूद है, लेकिन बैरिस्टर हसनैन साहब ने भी ज्वाइन किया। शैला साहब सॉरी माजरत, क्योंकि लीगल पॉइंट चल रहा है, मैं एक मिनट चाह रही हूँ कि मैं ना भूल जाऊं, इसलिए पूछ लूं। सर ये ऑब्लिगेशन है और उनका हक भी है, उनके दस्तरस भी है डेट देना, ठीक भी है, लेकिन वो दे नहीं रहे। और अब हम कहते हैं जी वो जो साइन कर दिया है उन्होंने, इलेक्शन कमीशन को सारे इख्तियारात दे दिए हैं, उन्होंने मुंतकिल कर दिए हैं, तो उसके बाद ये गैर आईनी है। शोएब शाहीन साहब कहते हैं उनका डेट देना आईनी है, तो फिर करेंगे तो करें क्या? हसनैन साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, लेट मी गेट बैक टू यू सर। जी हसनैन साहब, नाउ आई कैन। जी सर, मैंने सर ये पूछा कि इज ही ऑब्लिगेटेड टू गिव द डेट और इज इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल?
द लॉ इज वेरी क्लियर। जहां पर असेंबली जो है वो सदर साहब के सिग्नेचर से खत्म होगी, जो कि उन्होंने 48 आवर्स में भी कर दिया, वहाँ ही कैन गिव द डेट, एंड वे ही कैन गिव द डेट। तो वहाँ तो ऐसे होगा कि उस पर आमद दरामद कराना पड़ेगा। लेकिन अब हमारे यहाँ ये मसला हो गया है, जो इलेक्शन कवानीन में जो तरामीम है उस पर उन्होंने पाबंदी देनी है इलेक्शन कमीशन को। तो अब ये एक नया आईनी बहरान बनेगा। उसमें एक इलेक्शन कमीशन मानेगा नहीं, सदर साहब तारीख दे देंगे, लेकिन जो कानून है वो जो आइन है वो आपका एक्ट से ऊपर है। कोई भी आपका जो कानून है वो जब भी कभी आइन से बालातर होगा तो वो अल्ट्रा वायरिस कहलाएगा। तो अल्टीमेटली दिस मामला ये सुप्रीम कोर्ट में एंड अप करेगा, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑफ कोर्स आइन को रखते हुए सदर साहब की दी गई तारीख मेरे ओपिनियन के अंदर ज्यादातर जो है वो इम्पोर्टेंस देगा। ओके, आपने बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट कर दिया सर। अगर आप बाबा से मौजूद रहे तो मैं शैला साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। शैला साहब, सदर ने डेट देनी है, आप इस तरह एक्सप्लेन किया हसनैन साहब ने बड़ा क्लैरिटी के साथ कि आइन कहता है कुछ और ये इलेक्शन कमीशन के जो मामलात है वो कहते हैं कुछ। अब इलेक्शन कमीशन को अगर इख्तियारात मुंतकिल कर दिए गए हैं और इलेक्शन एक्ट के तहत, तो फिर आप क्या समझती हैं, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में कौन सा मामला जाएगा कि तारीख किसने देनी है या तारीख होनी क्या है? देखिए, इंतहाई हसास सवालात हैं, और मैं तो इतना ही आइन पढ़ती हूँ कि जब मुझे किसी जगह मसला होता है उसमें भी मैं 10 लोगों से पूछती हूँ, वरना मैं फिर प्रोग्राम नहीं करती। अब 2 माहिर क़वानीन बैठे हैं, इसमें एक तीसरा भी हो, तो मैं समझती हूँ कि फिर इन्हीं की राय जो है वो हमें रास्ता देगी। अच्छा, चलें अब चलो सियासी बुनियाद पर आ जाते हैं, क्योंकि 90 दिन में इंतखाबात का मुतालबा बिलावल साहब भी कर रहे हैं, बाकी जमातें हैं। आज मौलाना साहब एक इंटरव्यू में फरमा रहे थे कि आप तो बिल्कुल तैयार हैं। अगर वो तैयार हैं तो ना हमें इस्तेहकाम पाकिस्तान की कोई मुहिम जो नजर आती है, ना उनकी कोई इलेक्शन में मामलात नजर आते हैं, बाकी सब सुकूत तारी है, एक टेररिज्म का मसला है। तो बिलावल भुट्टो साहब को तो सूट करता है ना कि अगर सदर साहब डेट दे दें वो 90 दिन के अंदर अंदर होगी, और हमें क्योंकि ये पता है कि नून लीग तो नहीं चाहती है 90 दिन में हो, उनको कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। अब बज़ाहिर तो नून लीग के भी लोग बैठ के कहते हैं कि हमें 90 दिन में जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ वो कह देते हैं हमें इतराज़ नहीं है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी बातें भी वो करते हैं कि पहले हमारे साथ इंसाफ किया जाए, तराजू के पलड़े को बराबर किया जाए, और उसके साथ साथ फिर वो याली बातें भी हम पे करते हैं कि हमने जो है सेंसस को अप्रूव किया, तो सेंसस के अप्रूवल से कोई नेशनल असेंबली की नशिस्तों में तो फ़र्क नहीं आ रहा है ना, तो उसके हिसाब से तो काम जल्दी होके हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं। यहाँ तक हमें चैलेंज किया गया नून लीग की तरफ से, मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि खुद इलेक्शन की डेट लेके दिखा दें। तो आप तो ये सारा जो कुछ हुआ है आप अकेले नहीं कर सकते थे ना, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश कर सकते थे, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ना कुछ, सबने मिल के ही किया है। तो बेहतर यही है कि जो तरीक़ाकार है कि हमने 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जो असेंबली डिज़ोल्व की, उसके हिसाब से 90 डेज़ में इलेक्शन हो। ऐसे उसमें कि जब कोई नेशनल असेंबली की नशिस्त नहीं बढ़ रही सेंसस के नतीजे में, तो फिर जवाज़ नहीं आगे जाने का। अच्छा शैला रज़ा साहब, एक सवाल आपसे जो बनता है वो मौलाना साहब ने फरमाया कि जब हम पीडीएम बनी थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा थी, तब ये बात हुई थी कि जो इस्तीफे हैं, चाहे वो सिंध असेंबली से हो या नेशनल असेंबली से, वो जमा करके रख दिए जाए तमाम पार्टीज के। इस पर बड़ा इख्तिलाफ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जिसकी बुनियाद पे एक इशू बना और उसके बाद वो अलहदा हो गए, रीजन जो भी रहे हों। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाकई इस एतराज था कि 2/3 अक्सरियत से हमें कोई आके हमारी सरकार खत्म हो जाएगी, ये क्योंकि उन्होंने कहा है? देखिए, हम जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एशिया में 6ठे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में जो है वो है। हमारे दुनिया से माहिदे हैं। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो IMF से 1.2 बिलियन के लिए उसने मसाइल उठाए हैं, और हमारी क्रेडिबिलिटी PTI के चेयरमैन के ने जो IMF से वादे किए थे पूरे न करने पे पूरे पाकिस्तान की ख़राब हुई है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट एशिया में 6ठे नंबर पे, पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी 6ठे नंबर पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। अगर हम इस तरह से कि जब हमारे मेंबर्स भी नहीं चाहते, इलेक्टोरल कॉलेज जो है किसी वज़ीर आला का, उसके मेंबर होते हैं, उनकी मर्ज़ी के बगैर वो नहीं तोड़ सकता, तो ये हम करने लगेंगे। तो हमने देखा पंजाब में अशर के वज़ीर आला गिड़गिड़ाता रह गया कि
99% लोग नहीं चाहते, 99.9% लोग, और मैं तोड़ दूं तो असेंबलियां कोई खिलौना नहीं है इस तरह से तोड़ दी जाए कि जबकि आवाम के नुमाइंदे भी ना चाहते हों। तो आवाम भी नहीं चाहती थी और हमने पूरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतर तरीके से आगे बढ़े। ठीक है शहनाज साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। हसनैन साहब, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी क्योंकि देखें इस वक्त अगर तारीख दे देते हैं तो हमें पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। मामला इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। तारीख वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट पर ही इसका दबाव है। अब ये आपको लगता है कि मौजूदा चीफ जस्टिस कर पाएंगे? क्योंकि जो हमारे आने वाले चीफ जस्टिस है, क्या उनका इम्तिहान लिया जाएगा? उनके लिए ये टेस्ट है? देखिए जी, किसी भी जज के लिए कोई भी आईनी मामला टेस्ट नहीं होता, बिकॉज उसने आइन और कानून को सामने रख के उसका फैसला करना है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है तो ये अपकमिंग चीफ जस्टिस साहब के पास जाएगा, और जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस काजी फाइजा साहब, वो आइन से बिल्कुल भी इन्हिसार नहीं करते। उनके लिए अपनी जो उनकी जजी भी है, उनके लिए जो अपना काम भी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन वो ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, वो ना किसी की तरफ बायस होंगे ना किसी की तरफ नॉन बायस होंगे। तो जो आइन कहता होगा तो उसी के ऊपर अपना फैसला देंगे। और मैंने जैसे आपको इवन तो अभी मतलब सब्जेक्ट नहीं है तो शायद मैं थोड़ा ज्यादा अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि जब किसी भी कानून से आइन मुख्तलिफ होता है तो आइन टेक प्रेसिडेंस, तो कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स। ओके, ठीक है। तो दैट सूट्स यू शोएब शाहीन साहब, व्हेन आइन टेक्स प्रेसिडेंस ओवर कानून। ये आइन की बालादस्ती और क़ानून की हुक्मरानी, ये हम सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का फ़र्ज़ होना चाहिए। ये आइन की बालादस्ती का तकाजा है कि आप 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं। पहले ही 2 सूबों में गैर आइनी हुकूमतें बैठी हुई हैं। 90 डेज़ तो दूर की बात है, 9 महीने हो गए हैं। हमें देखें, अगर हमने आइन की पामाली का ये सिलसिला जारी रखा तो उसका फिर ये जो बेयकीनी गैर यकीनी की कैफियत है और जो सूरत हाल है, हम इससे निबरत आज़मा नहीं हो सकेंगे। एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही इन मसाइल से लोगों को निकाल सकती है। जो इस वक्त महंगाई, बेरोज़गारी और जो उरूज पे चली गई है बेरोज़गारी, उसको कैसे निकलेंगे? और उसके नतीजे में देखें, आपका स्ट्रीट क्राइम देखें, आपका क्राइम रेट देखें, आपकी दहशतगर्दी देखें। हमने आखिर मुकाबला करना है इंटरनेशनल अक़वाम आलम का। परसों आप देखें G20 का इजलास हुआ और उनमें जो इंडिया को जो अचीवमेंट्स मिली हैं, उसके मुकाबले में क्या हम छोटे छोटे अपने इख्तलाफात भुलाकर अपने मुल्क के लिए और अपने 24 करोड़ आवाम के लिए और इस मुल्क की बका की खातिर हम नहीं खटे बैठ सकते? 1 पॉइंट एजेंडा पे आ जाएं, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, जिसको हुकूमत मिले वो अपनी हुकूमत बनाए और लोगों को फैसिलिटेट करे और लोगों को इस दलदल से निकाले। ये तरीक़ाकार कि हम इलेक्शन ही नहीं कराएंगे, कोई कहता है 6 महीने में नहीं होंगे, कोई कहता है 10 महीने में नहीं होंगे, और अपोजिशन लीडर पिछला कहा करता था कि 10 अब मियां साल भी ना साहब हो आ तो रहे इससे हैं ना, कोई फर्क इलेक्शन नहीं करवा पड़ता। रहे हैं शेख शाहीन इस साहब। मियां साहब आ बेयकीनी इसीलिए रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे, आप टेंशन ना लें। मियां साहब आ रहे हैं और आपने मुझे हर केस के लिए आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। मुझे इस केस पे आप नहीं गए कि मियां साहब वापस क्यों नहीं आ रहे? शहबाज शरीफ ने लिख के दिया था, हमें शो में सुनते रहते, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे मामला के, क्यों नहीं आए नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के कहने के बावजूद? और अब वो अपनी डेट दे रहे हैं, मुझे ना ये कि वो अब बताएं, सारे केसेस खत्म हो गए हैं। हाँ जी, जिस अदालत के हुक्म से वो गए थे 4 हफ्ते का टाइम लेके, क्या वो अदालत सो गई है? क्या उन अदालतों का काम नहीं है कि जो आपका एक ना सिर्फ एब्सकॉन्डर है सर वो बल्कि सोए ना सोए कन्विक्टेड है, आपको वो जागना है ना, पूरी आपको दुनिया में जाग रहे बैठ हैं, के हर चीज पे तो आप जाग तकरीरें रहे हैं, कर इस रहा पर है। क्यों आप सो रहे हैं? देखें, इसके लिए उनके वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हुए, इंटरपोल से भी शायद राब्ते हुए। जब इनके भाई साहब आ गए प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया गया। उसके बाद से कोई पूछने वाला कौन था? पूछने वाला तो वही थे जिन्होंने गारंटियर बने थे। बात यह है कि अदालतों में जब कानून और इंसाफ का मजाक उड़ाया जाने लगे, जो सबके आपके सामने है, तो फिर उसका अंजाम यही हुआ करता है। मुझे तो अभी 21 अक्टूबर का भी यकीन नहीं है, जब तक वो वाकई लैंड ना कर जाएं। 5 साल से तो हम तारीखें ले के थक गए हैं, और जब तक वो वाकई लैंड करेंगे, वो अपने आप को सरेंडर करेंगे बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ, फिर हम मान लेंगे हाँ जी वो आ गए हैं। लेकिन क्या वो आकर के इस मुल्क को कौन सा वो कहा गया जी बड़ा इस्तकबाल होगा, बड़ा किला फतह करके आ रहे हैं? भाई इस मुल्क को दलदल में फंसाया है पिछले 18 महीने 16 महीने में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने। वो जो अफलातून इसहाक डार को लाए थे, सर मुझे क्या बस शोएब शाहीन साहब से बैरिस्टर हसनैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शैला साहबा, क्योंकि ये शाहीन साहब कह रहे हैं कि हमें तो ये भी यकीन नहीं है कि ये जो डेट है
21 अक्टूबर की, इस पे भी मियां साहब वापस आएंगे या नहीं? आप क्या समझती हैं? आपको लगता है कि इस तारीख पे वाकई वो आ जाएंगे, या ये तारीख पे तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख? देखिए, अब उनकी पार्टी का जैसे आज जोश नज़र आ रहा है, और कोई एक दूसरे की बात को रद्द नहीं कर रहा है, उससे तो लगता है कि आ जाएंगे। और खुशी की बात होगी कि वो सेहतयाब हो गए और आ रहे हैं। और बाकी तो जो अदालत का काम है वो नहीं करना है कि उन्होंने मफरूर करार दिया था। बाकी उनके आने या ना आने से इलेक्शन का वास्ता नहीं होना चाहिए, और इलेक्शन को अपने हिसाब में होना चाहिए। इलेक्शन को अपने हिसाब में होना चाहिए और किसी के आने ना जाने आने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हसनैन साहब, ये जो सियासी वलवला है, जोश है, ये अपनी तरफ के कारकुन इकट्ठे होंगे, लाहौर में इस्तकबालिया खिताब होंगे, इस्तकबालिया वो पूरे पूरे कैंप लगाए जाएंगे, इससे कतई नजर कानूनी तौर पर मियां साहब की क्या पोजीशन होगी? उनको आते ही फौरन बेल लेनी होगी क्या? आप थोड़ा सा कानूनी एस्पेक्ट जरा बता दें अगर तो। देखिए, इसमें पहली चीज तो है कि वो अगर नहीं आ रहे, और ये काफी देर से मैं सवाल सुनता हूँ और लोग ये भी कहते हैं कि वो अब अगर अब वो नहीं आ रहे तो इसका हल है। बात ये कि अगर मियां साहब नहीं आ रहे तो यहाँ जो गारंटी दी हुई है, पर्सनल गारंटी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, वो मियां शहबाज शरीफ साहब की है। ठीक है, अब हमारे पास उसका हल क्या है? वो एक 50,000 रुपए की गारंटी या 5 लाख रुपए की है, वो ज्यादा है, वो हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि अगर किसी को इतनी प्रॉब्लम है कि वो वापस नहीं आए, सो आप उस कोर्ट से जो कि नहीं करते, आप उनको कहते क्यों नहीं कि बुलाया जाए गारंटर को और पूछा जाए कि वापस क्यों नहीं आ रहे, और हम अब इधर उधर घूमते रहते हैं। वो हाई कोर्ट के अंदर गारंटी देकर गए हैं, मतलब शहबाज शरीफ साहब ने उनकी गारंटी दी है। दूसरी चीज है कि अगर वो वापस आते हैं तो क्या होगा? वो सजा याफ्ता है, वो मुजरिम है, के दौरान कंटिन्यू जो उनकी सजा है। लेकिन अब उनके ऊपर अगर आप लीनियंसी देखे जाए तो उनका घर भी सब जेल करार दिया जा सकता है। अगर आप लीनियंसी देखे जाए तो उनकी तबियत खराब है तो अस्पताल में भी सीधा लेके जाया जा सकता है। और उसके बाद जिस तरह खान साहब की सस्पेंशन चल रही है अदालत के अंदर, उनकी भी सस्पेंशन डाली जाएगी। इस बेल तो नहीं होती, सस्पेंशन होती है जब सजा हो जाए तो उनकी अगर सजा, उसके बाद या तो अपील अपनी भी जीत सकते हैं, अगर मेल अपील लग जाए, या सस्पेंशन के अंदर उनकी सजा जो है सस्पेंड की जा सकती है। बट ये तो सब की बात है। अगर वो आए, और उनको आने का तरीका तो मैं बड़ी देर से लोगों को कहता हूँ कि वो सिंपल है भैया, उनकी गारंटी पड़ी है, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में है, कोर्ट बुलाए और पूछे कि आप बताइए कि वो कब आ रहे हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट। लेकिन यहाँ तो अदालत है ना आप तरफ जा रही है, और यहाँ एक सियासी किस्म का बयान हम देते रहते हैं। ठीक है, पर कहते हैं मुल्क में कानून की जो है वो बेतौकीरी हो रही है, आइन को नहीं फॉलो किया जा रहा, लेकिन जाहिर है हम खुद आइन और कानून से बड़े दूर हैं। शोएब शाहीन साहब, ये फरमा दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि वापस आते ही क्या रिलीफ मिल सकता है मुमकिन तौर पर? और साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि वो जो सदर साहब ने जो डेट अनाउंस करनी है, वो क्या मियां साहब की वापसी पर डिपेंडेंट तो नहीं है? देखिए, नहीं, अगर सदर साहब ने डेट देनी है तो वो इसी हफ्ते, मेरा ख्याल है 2, 4, 5 दिन में 16 तारीख से पहले पहले दे देंगे। क्योंकि अगर 16 के बाद देते हैं तो फिर इस बात का इम्कान है कि वो 90 डेज़ को क्रॉस कर जाए। मेरा ख्याल है कि वो इसी के अंदर ही देंगे अगर उन्हें देनी है। लेकिन उनका 21 अक्टूबर को आना, वो तो ज़ाहिर है, वो तो अगर विद इन 90 डेज़ इलेक्शन होने हैं तो ये हर हाल में 7 तारीख से पहले पहले हो जाएंगे, 7 नवंबर से पहले पहले। और अगर फ़र्ज़ करो ये 90 डेज़ में नहीं होते, या उसके बाद जब दिल करता है करते हैं इनका, तो फिर उसका मियां साहब की वापसी होने ना होने का इससे कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखें, उनको जब आएंगे तो उनको सरेंडर करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, इवन ज़मानत अप्लाई करने के लिए भी, क्योंकि ज़मानतें भी खारिज हो गई हैं, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो गए हैं। और जो अपील थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसमें उनको ज़मानत भी थी, उसमें भी वो अपील खारिज हो गई है, ज़मानतें भी सारी खारिज हो गई हैं। अब जब तक कोई शख्स अपने आप को सरेंडर ना करे, और फिर एब्सकॉन्डर हैं, यानी जब अदालत से भागे हुए हैं, तो अदालत से जो एब्सकॉन्डर होता है 5 साल, तो उसके लिए ये भी ज़रूरी होता है कि फिर वो डिस्क्रिशन होती है अदालत की, चाहे तो ज़मानत दे चाहे तो ना दे, क्योंकि वो मेडिकल ग्राउंड्स पे ज़मानत हुई थी। और इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इतना जल्दी उनकी ज़मानत हो जाए। बहरहाल हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ जिस तरह से जब आपने तफ्तीशी बदल देने हैं, जब आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स बदल देने हैं, जब आपने गवाहों को बिठा देना है, जब आपने प्रोसिक्यूटर्स बदल देने हैं, तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक बात है कि जब तक वो सरेंडर ना करें, जब तक वो जेल में जाएं, उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल सकता।
बाकी अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं दैट डिपेंड्स। और जहाँ तक उनका है ताहियात नाअहली का, वो चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह करते हुए, अब ये जो इलेक्शन एक्ट वाली बात, उसमें भी दो चीज़ें हैं। एक तो वो कन्विक्टेड है, जब तक कन्विक्शन सेटिसाइड ना हो वो ताहियात नाअहली वैसे ही ख़त्म नहीं हो सकती, नाअहली ख़त्म नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है उसका भी इतलाक़ उस जजमेंट के ऊपर इसलिए नहीं होगा कि आइन की तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट ने, आर्टिकल 62(1)(f) को इंटरप्रेट करते हुए उन्होंने कहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अगर अपने फैसले को रिव्यू कर ले तो फिर वो ताहियात नाअहली 5 साल या जो भी वो सुप्रीम कोर्ट फैसला करे उसके मुताबिक हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी शर्त होगी कि वो अपने मुकदमात से अपने आप को बरी कराएं, तो फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि इन सारी चीज़ों के हवाले से भी कोई उनके लिए सूटेबल है। बहरहाल अगर सिस्टम उनके लिए ऑन हो और सिस्टम उनको सपोर्ट कर रहा हो तो पाकिस्तान का बदकिस्मती यह है कि कानून और इंसाफ सिस्टम के ताबे हो जाया करता है, तो उसके बाद क्या होता है हम कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है हसनैन साहब, आप अग्री करेंगे जो ये इन्होंने पॉइंट आउट किया शोएब शाहीन साहब ने कि इस तरह से मामला होंगे, जेल बनाए, जो आप ही की बात से उन्होंने अग्री? जी मैं बिल्कुल ये थोड़ा सा और अगर आप करना चाहें इस पॉइंट को बात कर। जिस तरह भी शोएब ने कहा कि कानून ताबे हो जाता है और जितनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं वो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन शुरू कर देती हैं प्रोसिक्यूशन के अलावा, तो वो बड़ा क्लियर है। वो साद रफीक केस में और खुर्शीद शाह केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर नैब के फैसलों कर दिया कि इसके अंदर कोई बनता नहीं था और सिर्फ यहाँ पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन हुई इंस्टेड ऑफ प्रोसिक्यूशन। एंड ऑफ कोर्स उन दिनों में मियां साहब भी उसी चीज का मनामा के लिए गए थे और इकामा का फैसला लेकर आ गए। इससे ज्यादा क्लैरिटी किस चीज की होगी? तो मेरे ख्याल में अगर आप केस के मेरिट्स में जाएं तो ये इट्स द बुचरी ऑफ क्या नाम है, ये जो आपका इंसाफ है, ठीक है। लेकिन वहाँ देखे ना एक मामला आता है ट्रायल कोर्ट में जाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट उसका सुनता है, सुप्रीम कोर्ट सुन के उसके ऊपर एक जज भी लगा देता है, ठीक है। उसके बाद वो आपकी जो ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के सिसिलियन माफिया जैसे लफ्ज से शुरू होते हैं, जिसके अंदर ये कभी पहले ना देखने को मिला ना सुनने को मिला कि आपको एक जजमेंट शुरू हो रही है उस सिसिलियन माफिया किसी को कहने से। और अब अगर रिव्यू में खत्म हो जाए तो सिसिलियन माफिया कहाँ रहता है? तो उन दिनों में भी पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन थी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी की तरफ थी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही होता है, शायद अगर अभी भी है, मैं आई कांट गिव माय ओपिनियन ओवर इट। तो मैं पहले तो ओपिनियन इस वजह से दे सकता हूँ क्योंकि ख्वाजा साद रफीक में और खुर्शीद शाह केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया ना कि ये क्या फैसले हैं, ये क्या ट्रायल्स थे, ये क्या सब कुछ। नैब के जितने जो रेफरेंसेस बने थे किसी एक अंदर एक दो को लगा के किसी एक के अंदर भी फैसला नहीं आ सका, वो सब कॉश हुए, ठीक है। सो वो ऑफ कोर्स मियां साहब भी अनफॉर्चुनेटली उन दिनों में उन्हीं हालात के एवज उनको सजाएं हुई। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात तो ठीक है जी, ठीक है, पूरा सिस्टम उनको सपोर्ट करेगा या नहीं? शहरा साहिबा अगर आप फरमा दें, क्योंकि आज फवाद हसन फवाद साहब का भी नाम लिया गया, पहले एज प्राइम मिनिस्टर निगरान उनका नाम आ रहा था सामने, आज उनको वजीर बना दिया गया है। अब पोर्टफोलियो उनका भी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन फवाद हसन फवाद साहब के मिनिस्टर बनने की या काबीना के वजीर बनने की खबर आती है, उसके थोड़ी देर बाद मियां साहब की वापसी की डेट भी आ जाती है। आप समझती है मामला कहीं और ही तय पा रहे हैं? देखिए ये तो वक्त साबित करेगा, लेकिन आज जिन बातों का जिक्र शोएब शाहीन साहब कर रहे हैं उस तरह की चीज़ें गिनवाई भी गई। मज़ीद हमने ये तक देखा कि एक सदर पाकिस्तान जो है उसके मुकदमे को जो है वो सूबे सिंध में चलने की इजाज़त नहीं थी और वो बीमारी के आलम में बार बार इस्लामाबाद आते थे। या ये जो फरियाल साहिबा का केस था, उनके वालिद की कंपनी उनकी डेथ के बाद इनके नाम हुई थी और दूसरी प्राइवेट कंपनी से बैंक के थ्रू 1.25 करोड़ की ट्रांजैक्शन थी, यानी 2 प्राइवेट कंपनी के दौरान। लेकिन किस तरह उन्हें अरेस्ट किया गया, किस तरह चांद रात से पहले जो है वो नैब ने उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल किया था, चांद रात को 12 बजे घसीट के जेल भेज दिया। तो ये सारे नाजायज़ इस्तेमाल के जो तरीक़े हैं ये बहुत दुख देते हैं जब आप इसका खुद शिकार होते हैं। और पीपल्स पार्टी को तो आदत हो गई है इन सारी चीज़ों की शिकार होने की और सब होने की। तो ये ख़त्म होने चाहिए सियासत से, और जिनको भी सियासतदान बना दिया गया है अब सीख लें। वो सीखने वाले सिखा दे तो अच्छी बात है। जो सीखने वाले होते हैं वो भी नहीं सीखना चाहते, बल्कि वो तो हमें जो सीखा होता है वो भी बुला देते हैं। ये आप लोग कानून साजियां जो करते हैं, फिर क्या आप लोग अपने लिए करते हैं? चले इस पे बाद में बात करेंगे। लेकिन शोएब शाहीन साहब, अगर आप इस पे जरा कह देंगे, फवाद हसन फवाद साहब को नॉमिनेट करना, उसके बाद उनको चूज कर लेना एज काबीना का वजीर, अभी पोर्टफोलियो अनाउंस नहीं हुआ,
तो मियां साहब की वापसी की डेट अनाउंस हो गई। वही सवाल आपसे भी, क्या आप भी कुछ समझते हैं मामला कहीं और ही तय पा रहे हैं? फिर क्या इंसाफ और क्या कानून और क्या आईन? बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जब आइन और क़ानून का मजाक उड़ाया जाने लगे, जब आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की इस इंतहा को चले जाएं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 180 से ज़ायद मुकदमात बना लें, जब आप जाते जाते जुमा बाज़ार लगा लें अपने ये एक्ट्स का या बिल्स पास करने का, और उसके बाद जाते जाते लोगों के बुनियादी हुकूक मुअत्तल करके चले जाएँ आर्मी एक्ट की तरमीम करके और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तरमीम करके, तो ये सारे बज़ाहिर तो जमहूरी ताकतें थी ना, पीडीएम की जमातें, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी में माजरत के साथ शैला से करूँगा। बात यह है कि आपने जाते जाते इस मुल्क को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया। माशी तौर पर ठीक है, आप कह सकते हो सारी चीज़ें जी, वो तो ड्राइविंग सीट पे शहबाज शरीफ बैठा हुआ था, लेकिन आप भी पार्टनर थे उनके साथ, 3-4 मिनिस्ट्रीज थी, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज थी, लेकिन आप भी उसके साथ शरीक कार थे। लेकिन क्वेश्चन ये है, इम्पॉर्टेंट बात यह है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप कोई भी काम ऐसा जो उनकी हुकूमत में था और आपने अगर इख्तलाफ नहीं किया तो ये तस्वर किया जाएगा कि आप भी उसके साथ शरीके कार थे। लेकिन फवाद हसन फवाद का इस वक्त इक़्तिदार में आना, इस वक्त इंटरम सेटअप में आना, इस बात का ज़ाहिर कर रहा है कि इसका मतलब है कि ये नवाज शरीफ साहब की सिस्टम के साथ जिस तरह की इन्वॉल्वमेंट और जिस तरह का उनके लिए फैसिलिटेशन का रास्ता हमवार किया जा रहा है, ये सारा कुछ आपके सामने है। जो कहा जाता था कि जी लंदन प्लान है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें, इमरान खान को जेल में डालें, उसकी पार्टी को क्रश करें और उनके वर्कर्स को उठाएं, चादर चार दीवारी की पामाली करें, उनको अदालतों में भी पेश ना होने का मौका ना हो और 10-10 दफ़ा अदालतें ज़मानतें दें और उसके बावजूद भी उनको उठा लिया जाए। तो ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है पिछले 1-1.5 साल में, जो तमाशा लगाए रखा और जो आज तक जारी हो सारी है, वो सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं नवाज शरीफ साहब, और इसलिए वो आ रहे हैं। और फवाद हसन फवाद आ रहे, उनका खास और ख़ास आदमी है और उनको इंटरम सेटअप में लाना ही इटसेल्फ गलत काम है। हमें फवाद हसन फवाद से एतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनको भी सेटअप में हिस्सा बनाया जा रहा है। जी 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 शैला। फवाद हसन फवाद जो है उन्होंने पूरी सख्तियां काटी है। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई इन्होंने हल्का हाथ रखा हो। ये इन्हें समझना चाहिए, आज इन्हें बड़ा दुख हो रहा है, ये इन्हें समझना चाहिए। हम शरीक हों या ना हो, लेकिन मुल्क को तबाही के दहाने में पहुंचाने में आपका काम है। IMF से गलत मायदे आपने किए, शराइत पूरी आपने नहीं की, कोई माशी पॉलिसी आपकी नहीं थी, एक के बाद एक तजर्बा करते थे। आपको पता था कि हुकूमत जाने वाली है तो आपने बारूदी सुरंगें बिछा दी। आपको पता था कि क्या कहते हैं जुलाई 2021 को आपको पता चल गया था हुकूमत चली जाएगी, आपने पूरी दुनिया में तना करके साइफर का ड्रामा रचा दिया। ये सारी बातें हम भी कर सकते हैं और हम इनको दोहराएंगे जब वक्त आएगा। लेकिन असल बात यह है कि हमने जो है वो पाकिस्तान के जो क्रेडिबिलिटी है उसको बहाल किया है और बेहतर तरीके पे लाएं। एक मायदा हुआ है उसको पूरा कर रहे हैं और पूरा करेंगे। जो सख्ती सब उठा रहे हैं वो हम भी उठा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें भी तकलीफ़ें हैं, हम भी उठा रहे हैं और सबके साथ खड़े हैं। लेकिन एकदम से जब अपनी बारी आए उस पर फरिश्ता बनने की कोशिश हरगिज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सब अपना अपना हिस्सा डाल चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका शहर रज़ा साहब, बैरिस्टर हसनैन साहब और शोएब शाहीन साहब। आप वकालत जा रहे हैं, लेकिन याद रहे कि 9 तारीख को होनी थी इस मुल्क में, क्योंकि MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान साहब ने आना था और वो तो नहीं आए, इंडिया पहुंच गए, शायद वापसी में आए। हमारा तो ट्रांजिट ही स्टे होता है उनका यहाँ पे, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन ये बात भी गौरतलब है कि डॉलर 299 पे आके रुक गया है। मतलब आप ये सोचिए कि रिवर्स गियर कैसा लगा कि 342 का डॉलर अब 199 का हो गया है। और ये कुछ रोज की स्मगलिंग रोकने के इकदाम हैं। अगर ये पहले कर लिए जाते तो क्या ही अच्छा होता। पाकिस्तान में इस वक्त जो आजमाइश हो रही है वो तो आवाम की साथ साथ हो ही रही है, लेकिन साथ साथ दहशतगर्द जो हैं वो हमारे मुल्क में नुमाया तौर पर नजर आ रहे हैं कि वो बॉर्डर्स को पार करते हैं। कभी चित्राल में आ जाते हैं, कभी KP के मामलात होते हैं, कभी बलोचिस्तान में उनको नजर आते हैं। ये जो एक थ्रेट है, इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या प्लान्स हैं, इसके ऊपर क्या वाकई सेनेट को इजलास करना चाहिए और उसके बाद साथ साथ क्या उनको इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए नहीं कहना चाहिए। इस मुल्क में अगर सियासी तौर पर हर किसी को पता है कि क्या हो रहा है, तो फिर हमें यह हक हासिल है कि हम टेररिज्म के हवाले से भी हमें सारी इंफॉर्मेशन दी जाए, किसने गलती की, कहाँ गलती हुई और उसको कैसे सुधारा जा सकता है और जा रहा है। इस पर भी हमें उतना ही हक है, इस इंफॉर्मेशन पे। इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे। अल्लाह आपको सबको खैरियत में रखे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल।